खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। कश्मीरी पंडितों को धमकी के मामले के ताल्लुक से ये अहम खबर है, जहां लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने मामला उठाया है और इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। सरकार इस पर बयान दे। आतंकी संगठन की तरफ से धमकी दी गई है, उस पर कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने ये मामला उठाया है और इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। सरकार इस पर बयान दे। कश्मीर घाटी में सर ये बेगुनाह लोगों की जान जाने की सिलसिला रुकने की थाम नहीं लेते हैं सर। कभी आतंकवाद की गोली से, कभी फौजियों की गलती से बेगुनाह लोगों की जान जाना बंद नहीं हो रहे हैं सर। ये सदन के अंदर बड़े सीने तान के कहे गए थे कि 370 धारा हट जाने की बात, कश्मीर की बात छोड़ ही दीजिए, ये पीओ के कब्जे में लाएंगे, अक्साई चीन कब्जे में लाएंगे। लेकिन आज हालत ये हो गया कि सर जम्मू कश्मीर से पंडितों भाग रहे हैं, पंडितों को खत्म करने के लिए सूची बनाई जा रहे हैं आतंकवादी की तरफ से, और वो सूची सर सरकारी दफ्तर से निकाले भी जा रहे हैं। तो इस हालत में देख सर हम चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की जो मसला है सर, इस मुद्दे को लेकर सदन में एक विस्तार से चर्चा हो। और सर इस तरीके की फौजियों की गलती से बेगुनाह लोगों की जान गई, आज पेपर में निकाली है कमल कुमार, सुरेंद्र कुमार, अनिल राजौरी में सर। तो इस विषय को लेकर सर सरकार एक बयान तो कम से कम दे, सरकार का बयान देना जरूरी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मजीद अपडेट के साथ सीनियर एडिटर CNN न्यूज 18 पल्लवी घोष। पल्लवी, अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीरी पंडितों को धमकी का मामला उठाया है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। बहुत ही दिलचस्प बात यह है क्योंकि अक्सर कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लगा है कि जहां तक कश्मीरी पंडित का इश्यू और मसला हो, वो सरकार में रहते हुए भी उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, ना उनके जाने में रोक लग पाए। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी के आसपास कश्मीर और जम्मू के इलाके से गुजरेगी, और यही एक ध्यान में रखते हुए इस बार कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा है बीजेपी पे और केंद्र सरकार पे, जहां पर अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा के लीडर हैं, उन्होंने ये बात कहा कि कश्मीरी पंडित पे अक्सर वहाँ पे थ्रेट होता है, उन लोगों को इंसल्ट किया जा रहा है और उनको डराया धमकाया जा रहा है। और मैं जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर बार बार इतना बयान देती है, वो उन लोगों के बारे में क्या कर रही है, उनको क्या सुरक्षा दे रही है। जी पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम मामले पर तफसीली जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों को धमकी के मामले के ताल्लुक से जानकारी दे रही थी पल्लवी घोष। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने यह मामला उठाया। पल्लवी ने बहुत ही अहम बात बताई है कि अब जो यात्रा है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं कश्मीर से होकर गुजरने वाली है, और इन तमाम चीजों को देखते हुए आज का जो ये बयान है अधीर रंजन चौधरी का, ये काफी अहम है। अब इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी पंडित जम्मू में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारी रिलोकेट करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 222 दिनों से कश्मीरी माइग्रेंट जो PM पैकेज एम्प्लॉयज हैं, ये यहाँ पे धरना दे रहे हैं कश्मीर रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट के सामने। और अब जो नया हिट लिस्ट निकला है, चौथा फ्रेश जो थ्रेट लेटर्स निकली हैं इनके खिलाफ कल जो TRF की तरफ से, तो उसके बाद इन्होंने अपनी प्रोटेस्ट में और ज़्यादा शिद्दत लाई है और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है इस प्रोटेस्ट को। और जो चौथा कल हिट लिस्ट निकला है TRF की तरफ से, उसमें जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं, और जितने भी नॉन मुस्लिम एम्प्लॉयज हैं, जो हिंदू एम्प्लॉयज हैं, जो कश्मीर में काम करते हैं, उनको वार्निंग दी गई है। उनको कहा गया कि वो जल्द से जल्द कश्मीर छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे उनके मुताबिक जो TRP का कहना है कि ये जो वहाँ पे हिंदू एम्प्लॉयज हैं, ये गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे वहाँ पे काम करते हैं। तो उसके बाद कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हो, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हो, इन सब में
में बहुत ज़्यादा तशवीश है, फेयर है, पैनिक है, क्योंकि ये चौथा निकला है, ये हिट लिस्ट निकला है। उससे पहले आपको याद है 56 एम्प्लॉयज़ का हिट लिस्ट निकला था, उसके बाद 12 का निकला था, उसके बाद 17 का निकला, और आज फिर 6 एम्प्लॉयज़ जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, हालांकि वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका लिस्ट निकला है। तो ज़ाहिर तौर पर ज़बरदस्त फेयर और पैनिक में है ये सब। इनसे से बात करते हैं कितना फेयर है, क्या कहना है इनका इस जो हिट लिस्ट निकला है। आपका नाम? राकेश कुमार। चौथा निकला है कल, क्या कितना आपको तशवीश है, क्या कहें? देखिए, इस पे बहुत तशवीश है। हमें समय समय पे थ्रेट लेटर्स आ रही है, पहले तो पूरे नाम के बगैर से आ रही है, अभी नाम से आ रही। तो हमारा सेम कंसर्न ये कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंसानों को थ्रेट लेटर आ रहा है, तो इस थ्रेट लेटर के प्रभाव में हम कैसे वहाँ पर नौकरी करना जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, 12 मई से ऑलमोस्ट हमारे 8 मंथ हो गए यहाँ प्रोटेस्ट पे, कि हमारी जानों को वहाँ पर खतरा है। जब तक हमारी जानों की सुरक्षा वहाँ पर नहीं की जाए, तब तक हमें यहाँ पे रिलोकेट किया जाए और साथ साथ हमारी सैलरी रिलीज की जाए। लेकिन गवर्नमेंट हमारी थ्रेट को नज़रअंदाज करते हुए हमारी सैलरीज को भी बंद की हुई है, जिससे हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, हमारी बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही है, हमारी पेरेंट्स की दवाइयाँ सफ़र कर रही है। गवर्नमेंट इसको संज्ञान सीरियसली नहीं ले रही है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। हम वहाँ पर नौकरियाँ करना चाहते हैं, लेकिन जान के बदले नहीं, अपनी जानों का खतरा देख के तभी हम कमिश्नरी में यहाँ बैठे प्रोटेस्ट करें कि हमारी जानों की रक्षा की जाए। द मोमेंट वहाँ पे हालात ठीक होंगे, हम वहाँ पे नौकरी करने के लिए तैयार है। पिछले 12 सालों से हमने वहाँ पे सर्विस दी है। पिछले 12 सालों से हमने कभी गवर्नमेंट से ये नहीं बोला कि हम कश्मीर में जॉब नहीं करेंगे। लेकिन इस बार जब जान पे बनी है, जब हमारे कलीग्स को आपस में मारा गया, तो हम मजबूर हो गए वहाँ से निकलने के। लेकिन जब निकल गए, उसके बाद कंटिन्यूस थ्रेट लेटर्स आ रही है, वो भी नाम के साथ। हमारी एक एक चीज़ डिटेल उनके पास है, तो उनको हमें मारने में कहीं पर कोई संकोच नहीं होगी, कहीं पर कोई सीक्रेसी नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस समय में हम बोल रहे हैं कि हमें रिलोकेट किया जाए। जितनी देर वहाँ पे हालात ठीक होंगे, द मोमेंट हालात ठीक होंगे, हम वहाँ पे सर्विस करने के लिए तैयार है। लेकिन इन बीच हमारी सैलरी रिलीज की जाए, सो दैट कि हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे भी सफ़र ना करें। आपका नाम क्या? योगेश पंडित है। आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अब इसमें दखल दे, क्योंकि हालात बहुत दिन ब दिन जो लिस्ट निकला है, प्राइम मिनिस्टर को अब इसमें इन्वॉल्व? यस, डेफिनेटली। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उनका हमेशा एक सपना है कि एक खुशहाल ज़िंदगी दी जाए हर किसी को। लेकिन अगर हम एक समाज 8 महीने से सड़कों पे है, सिर्फ अपनी जान की गुहार लगा के बैठे हुए कि वहाँ पे थ्रेट लेटर्स लगातार मिल रही है, और वो बार बार कभी हमें पॉलिटिकल एजेंडा के साथ जोड़ देते हैं। हमें खुद नहीं समझ आ रहा है हम क्या एम्प्लॉय हैं या एक स्केप गोट है। वो बोलते हैं हम RSS के एजेंट हैं, यहाँ से हमें बोला जाता है हम BJP के हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है वो हमें अपना एजेंट बता देती है। हम एट द एंड ऑफ द डे एक एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय को एडमिनिस्ट्रेशन को सुनना चाहिए कि हम वहाँ एक जगह सेफ नहीं है, तो हमें सिंपल ट्रांसफ़र कर दी जाए दूसरी जगह। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, रिलोकेशन की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अब देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इनकी जो हालात हैं वो बहुत ख़राब है। हिट लिस्ट निकल रहा है और सैलरीज भी बंद है। इस सूरत में जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं या रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जल्द से जल्द जम्मू रिलोकेशन होनी चाहिए, और जब हालात ठीक होंगे तो ये दोबारा वहाँ पे जाने को तैयार है। कैमरामैन सतपाल के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दी गई रिपोर्ट की बुनियाद पर पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए निवेश की जानकारी दी। 2017-18 के बाद से निवेश में कमी दर्ज की गई है। लोकसभा में गृह मंत्रालय की लिखित जानकारी के अनुसार साल 2017-18 तक 840.55 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि 2018-19 में 590.97 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। 2019-20 में 296.64 करोड़ रुपए, 2020-21 में 412.74 करोड़ रुपए और 2021 में 376.76 करोड़ रुपए का निवेश आया है। संसद में जानकारी दी गई। इसके अनुसार सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 64,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की सूचना दी है। JKPCC के अध्यक्ष वक़ार रसूलवानी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज़ाद के आरोप सही साबित हुए तो वो राजनीति यानी सियासत छोड़ देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ वक़ार रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार रसूल से बात करेंगे, जो आजकल गुलाम नबी आज़ाद और इनके दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है, इस हवाले से बात करेंगे।
विकास साहब, आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में ये बताइए कि कुछ दिनों से लफ्जी जंग जो है आप के दरमियान छिड़ी हुई है और अब बात आई है कौमी सलामती पे, और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल भी आपने बयान दिया, पिछले दिनों आज़ाद साहब की पार्टी ने बयान दिया, तो अब कौमी सलामती पे जो है वो नौबत आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले मैं ये कहूँगा, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने टाइम में लेटर लिखा, जो वो बोल रहे हैं, लिखा या नहीं लिखा वो जाने, हम तो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि 18 साल के बाद आज वो खुलासे कर रहा है बड़े बड़े, बीजेपी को फुलटास बाले दे रहा है कि मारो जी छक्का। तो मैं ये कहूँगा कि अगर उसने कोई चिट्ठी लिखी भी कि उसके असेंबली में कोई एमएलए इन्वॉल्व है या कोई कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व है, हालांकि मैं उस कैबिनेट और उस असेंबली का पार्ट नहीं था। एट दैट टाइम आई वाज चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी बानहाल, मैं उसकी कैबिनेट और उसके असेंबली का पार्ट नहीं था। तो हमने जब उसने इंटरव्यू दिया, हमने वापस कहा कि अगर आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, अगर आप उस वक्त यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन थे, अगर आपके पास होम डिपार्टमेंट भी था और कांग्रेस की सरकार थी ऊपर और ये सीनियर मोस्ट लीडर कांग्रेस का यहां सीएम था, मतलब वो एक्ट एज प्राइम मिनिस्टर ही करता था यहां पे, तो आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया उन अनासिर पे जिनके लिए आप बोल रहे हैं हमने लेटर लिखा कि वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे? अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो उसका मतलब है आपने नेशनल सिक्योरिटी पे, कौमी सलामती पे कंप्रोमाइज किया, और अगर आपने कौमी सलामती पे कंप्रोमाइज किया तो उसका मतलब है कि आप बराबर इन्वॉल्व हैं उस मसले में। आपको मैं ये कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, आपकी चैनल माध्यम से, जो आदमी कौमी सलामती पे कंप्रोमाइज करेगा, जिसको ये पता है कि फलानी आदमी मिलिटेंट है या फलानी आदमी के लिंक्स हैं, वो सीएम है, वो यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन है, वो होम मिनिस्टर है, उसके बाद भी वो कंप्रोमाइज करता है, मुझे लगता है उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और जो उसको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है वो वापस लिया जाना चाहिए। दूसरा, जो आप कह रहे हैं मेरे लिए, जो जी बिल्कुल, आप दोनों के दरमियान जो लफ्जी जंग शुरू हो गई है, लफ्जी जंग, उन्होंने कोई 18 साल पुराना जो है कोई कार्ड दिखाया, हालांकि मैंने वो प्रेस में देखा, मुझे तो उस कार्ड के बारे में पता नहीं है। बाद में मैंने उसको स्क्रीनशॉट किया, मैंने देखा है क्या ये, मुझे पता नहीं था। तो वहां पे मैंने पाया ना उस कार्ड पे कोई साइन है, ना उस पे कोई मेरा साइन है, ना उस पे कोई मोहर है, और जिस मिलिटेंट का है जिक्र करते हैं उस कार्ड पे उसका नाम भी नहीं है। और बाद में मैंने सोचा क्या पता कोई खाने में रिकॉर्ड हो जब वो मिलिटेंट मरा है, तो मैंने अपनी टीम थाने में भेजी, वहां से एफआईआर निकाला। एफआईआर में ना उस कार्ड का कोई जिक्र है, ना कोई उस मिलिटेंट से कार्ड पकड़ा गया है, जो ये कार्ड दिखा रहे हैं वो किसी और का नाम है, और वो सारा जो है एक फैक्टिशियस पूरा प्री प्लान्ड तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। मैंने सुना है कि गुलाम नबी आजाद ने वो अपने व्हाट्सएप पे न्यूज चैनल वालों को भेजा है, जो मुझे अननाउन सोर्स से पता चला है। तो लिहाजा हमने क्या किया है, हमने एक वकीलों की पूरी टीम, कांग्रेस के भी हमारे वकील हैं, जफर शाह जैसे हमने वकील हायर किए हैं, और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में उनको नोट से जाएंगी। उनको दिखाना पड़ेगा कि एक पीसीसी चीफ, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए और मेरी इतनी साफ छवि है लोगों में, किसी भी मामले में हम नेशनलिस्ट रहे हैं, मेरे पूरा खानदान 62 साल से कांग्रेसी है, मेरा अंकल लेजिस्लेचर रहा है, फादर लेजिस्लेचर रहा है, खुद मैंने नेशनलिस्ट होके पूरा काम किया है पिछले 20-25 साल में। मेरी छवि खराब करने की ये कोशिश करेंगे। विकास साहब, ये बताइए कि क्या ये अनुमान लगाया जाए कि ये आप पे जाती अटैक है या फिर आपकी पार्टी पे ये अटैक है? जनाब, ये बीजेपी के साथ मिलके, मोदी, अमित शाह और आरएसएस के साथ मिलके पूरी साजिश बना रहा है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, फेक खबरें फैला के। मैं ओपन हूं, इस वक्त भी यहां डामोले मौजूद हूं। आए गुलाम नबी आजाद सबूत लेके, लेकिन वो आए, मुझे दिखाए, अगर वो साबित हुए, जो सजा मुझे देनी है वो दो, और मैं सियासत से रिजाइन करूंगा। झूठ बोल रहा है, फरेब बोल रहा है, इस उम्र में उसको फ्रॉड नहीं बोलना चाहिए।
आप उस कार्ड को लाओ, आप देखो उसमें कोई सिग्नेचर है मेरा, आप देखो उसमें कोई मोहर है। अब मैंने तो कल कोई प्रेस में वो स्क्रीनशॉट करके देखा, मुझे पता ही नहीं 18 साल पहले की कोई खबर ला रहे हैं झूठी, फ्रॉड, ना उसका कोई सबूत है। तो मैं ये कहूंगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूंगा, जो गुलाम नबी आजाद को आपने पद्म भूषण दिया है, उसने नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज किया। उसके सामने अगर कोई मिलिटेंट लिंक वाले लोग थे, अगर उसको पता था ये लोग मिलिटेंट के साथ मिले हैं, वो चीफ मिनिस्टर था, वो होम मिनिस्टर था, वो क्या कहते हैं इसका यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, उसने नेशनल सिक्योरिटी में कंप्रोमाइज किया और वो कसूरवार उसमें है, उससे पद्म भूषण अवार्ड विड्रा किया जाए, ये हमारी डिमांड है। थैंक यू। और बिल्कुल बिल्कुल, ये थे विकार रसूल वानी, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और इनका कहना है कि जो एलिगेशंस हैं गुलाम नबी आजाद को वो प्रूव करनी है, और इन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ नोटिस जाएंगी और उनको मतलब जो है वो सामने आना है और उन्हें ये एलिगेशंस जो है वो प्रूव करनी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि आतंक के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि पीएम ने 2014 के बाद से आतंक पर कड़ा एक्शन लिया है। अनुराग ठाकुर के अनुसार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है और टेरर फाइनेंसिंग के मामलों में 94% कन्विक्शन रेट रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के संकल्प से आतंक कम हुआ है। उन्होंने सभी को आतंक के खिलाफ एकजुट किया। दुनिया भर के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और 90वीं इंटरनेशनल इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज़्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया। और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई, जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। यही नहीं, अगर आप रिस्पांस देखेंगे भारत सरकार का भी, तो 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की, तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की। और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है। और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। कठुआ में डीजीपी दिलबाग सिंह ने शहीदों की याद में करवाए गए क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस टूर्नामेंट में अब बाहर से भी टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से भी खास बातचीत की। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप चालू हो गए हैं, ऐसा है कि ट्रेनिंग कैंप चलते ही रहे हैं, उनकी तादाद ऊपर नीचे होती रहती है। अभी इस तरह के ट्रेनिंग कैंप को बहुत ज़्यादा इस एरिया में एक्टिव नहीं है, मगर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप बाकी हिस्सों में कायम हैं, जहां पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे करके दहशतगर्दों को इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश होती है। हम लोग जैसे पहले कहा कि इन्फिल्ट्रेशन इस साल पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। हमारी बॉर्डर की ग्रिड बड़ा मजबूती से काम कर रही है।
बाकी जो ग्रिड्स हैं एंटी टेरर वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह की जो भी साजिश किसी लेवल पे हो रही है उसको भी हम लोग सख्ती से कुचलेंगे और अगर कोई इस तरह की कोशिश होती है उसको नाकाम करेंगे। शहीद साथियों की याद को कमेमोरेट करने के लिए ऑर्गेनाइज होती हैं, जहाँ पर पहले ही मैराथन की इवेंट बड़ी पॉपुलर हुई। इसके साथ साथ ये क्रिकेट का टूर्नामेंट जो हर साल जहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ उनको याद करने के लिए, मुझे लगता है कि ये इवेंट भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। हर साल इसकी मकबूलियत पहले से बढ़ती जा रही है। इस तरह की बहुत सारी इवेंट्स जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे समाज के लोग मिलकर के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी आने वाले चंद दिनों में फुटबॉल की ऐसी एक बड़ी इवेंट कश्मीर में ऑर्गेनाइज होने जा रही है। उससे पहले हॉकी की इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी। तो हम चाहते हैं कि साल पूरा कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट को लेकर के हम अपने शहीदों को याद करें और जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी फोर्सेस की वो जवान जांबाज सिपाही बहादुर लोग जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी उनको खराज अकीदत पेश करें। ये इवेंट बहुत अच्छी हमेशा से रही है और इस साल भी उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहेगा। ये एक नई साजिश पाकिस्तान की सरजमीन से हो रही है, जहाँ से ड्रग्स को जहाँ पर भेज के नौजवान को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ के समाज को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में ड्रग्स आ रही हैं, मगर खुशी की बात यह है कि बड़ी तादाद में ड्रग्स पुलिस के द्वारा पकड़ी गई हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो तस्करी होकर के जहाँ से मुल्क के बाकी हिस्सों में जानी थी वो नहीं पहुँच पाई हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो जहाँ कंज्यूमर में नौजवानों में तकसीम होनी थी वो वहाँ तक नहीं पहुँची हैं। हम लोग इस अमल को इसी सख्ती से आगे भी चलाते रहेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि ड्रग्स का जो सिलसिला है तस्करी का उसको सख्ती से डील किया जाए और जो लोग इस तस्करी में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। 22 दिसंबर से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र स्थगित। सीएम सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव होने का असर, सीएम सुक्खू के सभी कार्यक्रम स्थगित। 21 दिसंबर को धर्मशाला की आभार रैली भी स्थगित कर दी गई है। 21 दिसंबर को फिर होगा सीएम का कोरोना टेस्ट। सीएम के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने ये तमाम जानकारी दी। सीएम सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव होने दिल्ली में जो प्रोग्राम था, आज सुबह का अपॉइंटमेंट जो था माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रोग्राम था, लेकिन उसमें जो प्रोटोकॉल था टेस्ट का कोविड का उसमें वो पॉजिटिव आए और मेरी बात भी हुई अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो अभी फिलहाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो शेड्यूल थे प्रोग्राम्स जो तय हुए थे, जैसे 21 तारीख की हमारी एक अभिनंदन था मुख्यमंत्री जी का कांगड़ा जिला में धर्मशाला में, तो उसको भी टाल दिया गया। और जो मुझे लगता है जो सेशन है 22, 23, 24 का जितने भी ये कार्यक्रम थे तकरीबन ये सारे रीशेड्यूल होंगे, अभी पोस्टपोन होंगे। सीएम सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव हो जाने पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में जयराम ठाकुर ने लिखा कि उन्होंने सीएम सुक्खू से फोन पर उनका हालचाल जाना है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। किन्नौर से अहम खबर है। किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर ओनी ढांग के पास एक चट्टान गिर जाने से रास्ता बंद हो गया है। ये चट्टान JSW के फ्लैशिंग टनल के पास गिरी है। एसपी किन्नौर विवेक चेल ने बताया कि इस हादसे के बाद रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और वाहनों को वाया उरनी भेजा जा रहा है। वर्ल्ड टॉयलेट डे के बेहद ही खास मौके पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ अपनी मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी के तहत 8 घंटों का एक ग्रैंड टेलीथॉन आयोजित किया ताकि देश में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर देश भर से सरकार के प्रतिनिधि, मशहूर शख्सियतें, बदलाव लाने में जुटे लोग, स्वच्छता कर्मी और बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे और ये भरोसा जताया कि स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान देश के हर नागरिक को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आइए नजर डालते हैं टेलीथॉन के कुछ बेहद ही खास पलों पर। और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। स्वच्छता के लिए पानी चाहिए, पानी के बिना स्वच्छता नहीं हो सकती। इसलिए पानी को हम बना तो नहीं सकते लेकिन पानी को बचा तो सकते हैं। इसलिए हमने सोचा सभी धर्म गुरुओं को जोड़कर ग्लोबल इंटरफेथ वाश अलायंस
बनाया ताकि सबको, उनकी सबकी जो पावर है वो अपनी पावर को यूज करके सारे कांग्रेगेशन के साथ मिलकर उनको जगाएं, उनमें अवेयरनेस लाएं, एजुकेट करें। दूसरी बात, इसके लिए हमने परमार्थ निकेतन गंगा के पावन तट पर एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज खोला, उसके माध्यम से पानी और स्वच्छता दोनों का बनाया, क्योंकि पानी मिशन और स्वच्छता मिशन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगी।